बहुत सारे अच्छे योग होने के बावजूद भी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता। बहुत बार हम लोग कुंडलियों को दिखवाते हैं, विश्लेषण करवाते हैं और ये सुनने में आता है कि कुंडली तो अपने आप में बहुत अच्छी है लेकिन कुछ अच्छा हो नहीं रहा। लेकिन नमस्कार, जय श्री राम, स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सभी का। आज का जो टॉपिक होगा, जो कि आपने इसकी भूमिका समझ ही ली है कि बहुत बार अच्छी कुंडली होने के बावजूद भी बहुत बार अच्छा ना हो, हर काम में हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा हो, बहुत सी युति हमारे ग्रहों की अच्छी हैं, बहुत अच्छे भाव में वो बैठे हैं या उच्च के बैठे हैं या बहुत कुछ है, लेकिन हमें प्रभाव ऐसा नहीं मिल रहा, रिजल्ट्स ऐसे नहीं मिल पा रहे। ऐसा क्या कारण हो सकता है? कई बार अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स की ध्यान में भी वो चीज़ कई बार नहीं जाती है। इस चीज़ पर जब कई बार मंथन किया, जब शोध किया, तो ये बात आप सभी के सामने वीडियो के फॉर्म में लाने का सोचा कि ये बात आप सभी को भी पता होनी चाहिए कि कई बार, हर बार नहीं लेकिन बहुत बार ऐसा रीज़न, ये वाला रीज़न हमारी कुंडलियों में बन जाता है जिस वजह से कुंडली अच्छी होने के बावजूद भी रिजल्ट हमें अच्छे नहीं मिल पा रहे होते। क्या रीज़न है, जल्दी से जानते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मैंने मेष लग्न की कुंडली यहाँ पर बनाई हुई है। मेष लग्न के अलावा कोई भी लग्न आपकी कुंडली का हो सकता है, यानी कि ये जो पहला हाउस होता है कुंडली का, इसको कहा जाता है लग्न। और ये 1 से लेकर 12 तक कोई भी नंबर यहाँ पर लिखा हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर हमने 1 लिखा है और कुछ जो ग्रहों की जो प्लेसमेंट है उसको हम कर लेते हैं, अपने ग्रहों को विराजमान कर लेते हैं यहाँ पर। अब ध्यान हमें क्या देना है, चंद्रमा को हम द्वादश भाव में ना करके अब हमें ये देखना है कि कोई भी हमें ये कहे कि शुक्र आपका लग्न में बैठा है तो बहुत अच्छी ये तो बात होगी, बहुत अच्छा आपको योग देने वाले हैं, मानव्य योग भी बन जाएगा क्योंकि सप्तम भाव में ही शुक्र की राशि है और वो जाकर लग्न में बैठे हैं। अपने हाउस को देखेंगे तो ये तो पंच महापुरुष योग जो होते हैं जिसमें से शुक्र से बनता है मालव्य योग, तो ये बन जाएगा। कहीं ना कहीं इफेक्ट तो जरूर रहेगा लेकिन उतना प्रबल इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा। उसका रीजन क्या है? चंद्रमा क्योंकि आपके भाग्य स्थान में जाकर बैठे तो भाग्य का सपोर्ट आपको बहुत अच्छा मिल सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं हो पा रहा है। इसका रीजन देखें। अब गुरु क्योंकि पंचम भाव में बैठे हैं और सूर्य चाहे बेशक से चतुर्थ भाव में बैठकर दिग्बली नहीं होते हैं, दिग्बल से दूर हो जाते हैं, लेकिन केंद्र में होने की वजह से ये भी प्रभाव अपना अच्छा ही देते हैं। लेकिन फिर भी हमारे साथ अच्छी चीजें नहीं हो पा रही हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ बढ़िया काम नहीं हो पा रहा, शिक्षा में बाधाएं, संतान से भी दिक्कतें, उनकी तरफ से कुछ परेशानियां जरूर चलती आ रही हैं। इसका रीजन क्या है? जबकि केंद्र में गुरु का होना, केंद्र में राहु का होना, केंद्र में चंद्रमा का होना, त्रिकोण में, माफ कीजिएगा, त्रिकोण में गुरु का, राहु का, चंद्रमा का होना बहुत अच्छी बात है ये अपने आप में, और त्रिकोण में ही सूर्य, बुध और शुक्र का बैठना ये भी बहुत अच्छी कुंडली को मजबूती दे देता है। लेकिन एक जो खास बात आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि राहु और केतु हमेशा वक्री चाल चलते हैं, हमेशा वो वक्री ही होते हैं। वक्री प्लैनेट्स किस प्रकार का प्रभाव देते हैं वो हम अलग वीडियो में जरूर बात करेंगे कि उसका क्या इफेक्ट रहता है जो भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो जाए। लेकिन राहु और केतु जो कि हमेशा ही वक्री रहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो उल्टी चाल ही हमेशा चलते हैं। जब भी कोई प्लैनेट गोचर करता है, एक राशि से दूसरी राशि में ट्रांजिट करता है, तो वो आगे के नंबरों में बढ़ता है। यानी कि अगर मंगल एक राशि में है तो वो जब ट्रांजिट करेंगे तो वो 2 नंबर में जाएंगे, अगले महीने में वो 3 नंबर में जाएंगे। ऐसा ही होता है, बढ़ते हुए क्रम में चला जाता है ग्रहों को। लेकिन राहु और केतु ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि उल्टी चाल चलते हैं, यानी कि वो 3 से 2 पर आएंगे, 2 से 1 पर आएंगे। ये जो एक रीजन है, अब ध्यान दें। और यही स्थिति, जैसे यहाँ पर मंगल और चंद्रमा 2 प्लैनेट्स बाहर हैं, चंद्रमा, केतु और राहु की चंगुल से मंगल और चंद्रमा बाहर है, तो इसको हम काल सर्प दोष तो नहीं कहेंगे, है ना। और जिस कुंडली में यदि काल सर्प दोष बन गया हो तो ज्यादा काम खराब हो जाता है। लेकिन इस स्थिति में भी कुछ वैसा ही परिणाम यहाँ पर मिल सकता है। वो कैसे? क्योंकि जैसे हम राहु की चाल को देखें, जबकि अगर यही स्थिति अगर उल्टी हो जाती तो अलग बात थी। राहु उल्टा चलना जब शुरू करते हैं तो राहु 5 नंबर से लेकर 4 नंबर में ट्रांजिट करेंगे, 4 नंबर से भी वो 3 नंबर में आएंगे, फिर 2 नंबर में, फिर आपके लग्न में, फिर ऐसे करते हुए वो उल्टी चाल को चलेंगे।
इसी प्रकार से केतु चलेंगे। अब यहाँ पर जो राहु है वो है सर्प का मुख, नाग का जो चेहरा, जो ऊपरी हिस्सा है वो है राहु। यानी कि इस बात को अगर हम लेमन लैंग्वेज में समझना चाहें तो कोई भी बड़ा सांप है, बड़ा नाग है, कोई अजगर है, कोई भी ऐसी कोई बड़ी भारी जो सांपों की योनियों में जो भी चीजें हैं, उसमें अगर उनका जो मुंह का हिस्सा है, अगला हिस्सा जो है, उसके सामने वो जो भी चीज आएगी वो उसको निगल जाएगा। अगर कोई भी चीज उसकी पूंछ के हिस्से में आएगी तो वो उसको कुछ हानि नहीं पहुंचा पाएगा। तो यहाँ पर भी यही क्रम चलता आ रहा है, अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं। राहु चलते हैं उल्टी चाल, और इन्होंने अपने चंगुल में लिया सबसे पहले गुरु को, उसके बाद लिया सूर्य को, बुध को, शुक्र को। इसी तरह से सभी ग्रहों को इन्होंने अपने प्रभाव में ले लिया, जिससे इन ग्रहों का जो प्रभाव है वो नग्न होने के कगार पर आ गया। इफेक्ट ये अपना देंगे लेकिन बहुत कम, चाहे वो केंद्र में बैठे हों, चाहे वो त्रिकोण में बैठे हों, उच्च राशि के बैठे हों, मित्र क्षेत्री बैठे हों, लेकिन उनका जो प्रभाव है वो बहुत अच्छा नहीं मिल पाएगा। ये एक ऐसा रीजन है जो कि हम बहुत कम बार ध्यान देते हैं कि कुंडली में राहु और केतु की स्थितियां कैसी हैं, प्लेसमेंट किस राशि पर है। यहाँ पर राशि से इसलिए मतलब है क्योंकि वो उसको वक्री चलना है, उसको उल्टा चलना है। बाकी के सारे प्लैनेट्स क्या राहु के आगे आ रहे हैं या केतु के आगे? अब इसको अगर हम रिवर्स करके देखें, यदि यहां पर राहु होते और यहां पर केतु होते, यहां पर पंचम भाव में हमने केतु को बिठाया और हमने एकादश भाव में राहु को बिठा दिया, अब परिस्थिति उल्टी हो जाएगी। यहां पर राहु और केतु का हमें नेगेटिव इफेक्ट इतना नहीं देखने को मिलेगा जितना पहले सिचुएशन में था। वो कैसे? क्योंकि यहाँ पर राहु आगे की तरफ इस तरफ आएंगे, वो आपको मन को आपके परेशान जरूर करेंगे, आपके चंद्रमा को परेशान जरूर कर सकते हैं, मंगल को भी थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, जबकि मंगल पर राहु और शनि का थोड़ा इफेक्ट कम ही रहता है, लेकिन वो चंद्रमा को जरूर अपने चपेट में ले सकते हैं। लेकिन बाकी के जो प्लैनेट्स हैं, गुरु, सूर्य, बुध, शुक्र, ये बचे जाएंगे। इनका जो प्रभाव है, जो मालव्य योग यहाँ पर बनेगा, ये भी आपको इफेक्टिव बिल्कुल रहेगा। इसका जो प्रभाव है शुक्र का बहुत अच्छा आपको जरूर मिलेगा। बुध और सूर्य का जो बुधादित्य योग है, अगर उनकी आपस में डिग्रीज का जो डिफरेंस ज्यादा हो, अगर बुध अस्त ना हो, तो ये भी एक बहुत बढ़िया राजयोग का काम आपके लिए कर सकता है। लेकिन अगर यहीं पर राहु बैठे होते तो ये सब कुछ बातें उल्टी हो जाती। तो ये कुंडली के अंदर एक ऐसा पॉइंट है जो बहुत कम बार हम लोगों की निगाह में आता है, ध्यान में आता है, लेकिन इन चीजों को भी देखना बेहद जरूरी है। अब इसमें बहुत से लोग यही कहेंगे कि भाई ये कालसर्प दोष तो नहीं है। बिल्कुल ये कालसर्प दोष नहीं है, क्योंकि दो प्लैनेट्स बाहर हैं, लेकिन जो इसका प्रभाव रहेगा वो इसी तरह से थोड़ा सा, क्योंकि इन ग्रहों को ये अपने लपेटे में लेगा, राहु अपना प्रभाव इनके ऊपर ज्यादा रखेगा। लेकिन इसका एक जिसको कहते हैं कि एक्सेप्शन भी है। वो क्या है? अगर राहु और केतु की डिग्रीज, अगर जैसे यहाँ पर जब राहु बैठे हुए हैं, अगर उनकी डिग्री बहुत कम है, बहुत कम है, सम और विषम राशि के हिसाब से जब उनको बाल अवस्था और मृत अवस्था के हिसाब से देखेंगे, तो अगर उनकी डिग्री ऐसी है कि वो मृत अवस्था की ओर ज्यादा है, 28, 29, 30 डिग्री पर है, या वो बाल अवस्था यानी कि 1, 2, 3 डिग्रीज ऐसे कुछ हैं या उसके आसपास, तो वो ज्यादा इफेक्टिव तब भी नहीं रहेगा। तो ये इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर राहु की डिग्रीज बहुत कम है, कई बार राहु को 0 डिग्री पर भी देखा गया है बहुत सी कुंडलियों में, तो अगर डिग्री वाइज राहु कमजोर है तो भी वो अपना इफेक्ट कम देगा, तो भी आपके जो प्लैनेट्स, जो शुभ ग्रह हैं, उनका इफेक्ट आपको मिल सकता है। लेकिन अगर राहु स्ट्रांग है, डिग्री वाइज पावरफुल है, तो ये अपना नेगेटिव इफेक्ट जरूर दिखाएगा, इन सभी शुभ ग्रहों को अपने प्रभाव में ले लेगा। उपाय के तौर पे हमें जरूर से रुद्राभिषेक तो हमेशा अपने लाइफ में करवाते ही रहना चाहिए, क्योंकि वो चंद्रमा के लिए भी अच्छा रहेगा और कहीं ना कहीं ये जो राहु का प्रभाव है ये भी कम होगा। राहु की सबसे अच्छी रेमेडी है भगवान शिव की शरण में चले जाना, उनके मंत्रों का जाप करते रहना, राहु का जो बीज मंत्र है इसका जाप करते रहना, रुद्राभिषेक अपने लाइफ में करवाते ही रहें। जब भी आपको मौका मिल जाए, साल में 1 या 2 बार जरूर नियम से आप रुद्राभिषेक की जो पूजा है उसको जरूर करवाते रहें। चंद्रमा से संबंधित किसी न किसी रेमेडीज को जरूर करवाएं, जिससे कि भगवान शिव वैसे ही प्रसन्न, वैसे ही रहते हैं। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि
बहुत कम मैंने कहीं पर भी सुना कि भी ऐसा भी एक रीज़न हो सकता है कि कुंडली अच्छी होने के बावजूद भी हमें रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। तो आप लोग भी अपनी कुंडलियों में ज़रूर देख लें कि क्या कुछ ऐसी स्थितियाँ बनी हुई हैं। आज के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।